हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी पुलिस पुलिस कांस्टेबल में का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं, जीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उनको देखने वाले हैं। और फ्रेंड, ये जो वीडियो है, ये वीडियो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम है, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम है जिसमें जीएस का पोर्शन आता ही आता है, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देर ना करते हुए देखते हैं आज के वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है, इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है। तो इसके बारे में देखते हैं आगे। तो देखते हैं इसके बारे में। एम्पियर एम्पियर जो है इसको ए से दर्शाया जाता है और ये विद्युत धारा की एसआई इकाई है। और देखते हैं इसके बारे में। इसका नाम जो एम्पियर जो इसका नाम जो है एंड्रे मेरी एम्पियर के नाम पर इसका नाम जो एम्पियर रखा गया था। और ये जो है फ्रांसीसी गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञानी थे जिन्हीं के नाम पे जो इसका जो नाम एम्पियर रखा गया। और एम्पियर के बारे में और देखते हैं। एक सेकंड विशेष बिंदु से गुजरने वाला एक कूलाम आवेश एक एम्पियर को दर्शाता है। तो ये इसकी जो एम्पियर की जो परिभाषा हो गई, ये परिभाषा ही हो गई, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग होता है। तो बैक स्टिक जो शब्द है, इसका प्रयोग किस खेल में होता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो बैक स्टिक का जो प्रयोग किया जाता है, इसका हॉकी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में। हॉकी हॉकी खेल में विभिन्न प्रकार के फाउल होते हैं। तो ये जो बैक स्टिक है, ये प्रकार का फाउल है। फाउल जो है के लिए जो दंडित किया जाता है, ये दिखाता है। तो देखते हैं बैक स्टिक के बारे में। बैक स्टिक या उस खिलाड़ी के खिलाफ दिया जाता है जो हॉकी स्टिक के गोलाकार बैक से गेंद को हिट करता है। तो इसके लिए जो है जो बैक स्टिक दिया जाता है। बाकी यहाँ पे जो अवरोधक ये भी जो है फाउल है। और ये जो है थर्ड पार्टी ऑब्स्ट्रक्शन, ये भी जो फाउल दर्शाता है। यहाँ पे जो ये अग्रगामी या एडवांसिंग, ये भी जो फाउल को दर्शाता है। और हॉकी स्टिक इंटरफेरेंस, ये सारे जो है फाउल को दर्शाते हैं। तो आप लोग वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है। बाकी मोटा मोटा जो इसके जो चारों ये हैं ऑप्शन, इनको तो याद कर ही सकते हैं। इनके अंदर क्या है इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि यह भी पूछा जाता है कि कौन ये शब्द किस चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी पुस्तक अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़ के राणा के संपर्कों से संबंधित है। तो ये कौन सी पुस्तक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका 4 करेक्ट हो जाएगा, पद्मावत। ये जो पुस्तक है, इसका संबंध जो है अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान के शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़ के राजा के संपर्क से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पुस्तक के बारे में और देखते हैं। पद्मावत पुस्तक राजस्थान के एक शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राणा के संपर्क से संबंधित है। इसके बारे में और देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक पद्मावत दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और राजस्थान की शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य चित्तौड़ के शासक राणा रतन सिंह के संपर्क से संबंधित है। यह पुस्तक उत्तरी भारत में बोली जाने वाली अवधी भाषा में एक कविता है और यह पहली बार 1540 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। यह किताब चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और उनकी सुंदरता की कहानी बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग पूजा करते थे, वो पूजा करते थे पशुपति देव की पूजा करते थे। इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति देवता की पूजा करते थे। तो इसके बारे में और देखते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में, पशुपति देव। हिंदू पशुपति को हिंदू भगवान शिव जानवरों के भगवान के अवतार के रूप में माना जाता था। पूरे हिंदू जगत में शैव द्वारा उनकी पूजा की जाती थी। सामान्य तौर पर पशुपतिनाथ अर्थात का अर्थ था जानवरों का स्वामी। तो ये जो पशुपति का मतलब था कि जानवरों के स्वामी। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। यह इराक में टिग्रिस नदी के तट पर तथा मेसोपोटामिया और नील नदी के तट पर प्राचीन मिस्र की सभ्यता के साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके जो समकालीन सभ्यताएं थी, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता इसी के समकालीन थी। और मिस्र की जो सभ्यताएं जो है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यह हड़प्पा जो हड़प्पा पहला और महत्वपूर्ण स्थल जो खोजा गया था, इसी के नाम पे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें जो पूरा पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान और ईरान के कुछ हिस्से इसी में जो है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं। और इस सभ्यता को जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आकाशीय बिजली किसके कारण होती है। तो आकाशीय बिजली जो होती है, ये किसके कारण होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये जो होती है, इसका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ये जो होती है विद्युत निर्वहन के कारण जो है आकाशीय बिजली होती है।
तो इसके बारे में देखते हैं कि ये जो विद्युत निर्वाहन क्या है। बिजली वायुमंडल में स्टैटिक विद्युत निर्वाहन है जो प्रकाश की तेज चमक का कारण बनती है। आकाशीय बिजली वायुमंडल के नकारात्मक आयनों के संचय के कारण होती है जो जमीन पर गिरती है, जिससे नकारात्मक आयन जमीन के सकारात्मक आयनों के साथ चले जाते हैं। एक बिजली की चमक औसतन जो है 500 केवी का वोल्टेज के साथ लगभग 50 किलो एम्पियर की धारा प्रभावित कर सकती है। तो ये आकाशीय बिजली होती है, जो इसका वोल्टेज होता है करीब 500 वोल्ट इसका वोल्टेज होता है, और जो एम्पियर होता है जो 50 किलो एम्पियर की धारा जो प्रभावित करती है। और ये जो बनी रहती है यह केवल 10 से 15 माइक्रोसेकंड तक ही रहती है। अधिकांश बिजली बादलों के बीच घटित होती है और इसका केवल 15% जो है भाग है जो ज़मीन पर आता है, जिसके कारण जो लोगों की मौत होती है। तो ये जो है इसका 15% हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारत को किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? तो भारत को है किस वर्ष गणतंत्र घोषित किया गया था? आई थिंक इसके बारे में तो सभी को पता होगा ही, इसको कब घोषित किया गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 1950 में जो है 26 जनवरी 1950 को जो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ थोड़ा और देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। इस दिन भारत सरकार अधिनियम 1935 को प्रतिस्थापित कर भारत सरकार का संविधान लागू कर दिया गया, जिससे भारत को एक गणतंत्र राज्य बना दिया गया। इसे 26 जनवरी 1950 से पहले जो भारत में जो कार्य होते थे वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत होते थे। तो जो भारत जो गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बन गया भारत। इसी आगे देखते हैं। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान जो अस्तित्व में कब आया। तो भारत का जो संविधान जो अस्तित्व में आया था ये 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान जो है अस्तित्व में आया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्क का पूर्ण रूप क्या है इसके बारे में पूछा गया। तो सार्क का फुल फॉर्म पूछा गया बेसिकली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ जो है सार्क का फुल फॉर्म है। इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो यहाँ इंग्लिश में इसको समझने में आसानी होगी। तो सार्क जो है ऐसे इंग्लिश में लिखा जाता है। तो इसका जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में और देखते हैं। तो ये इसका जो फुल फॉर्म हो गया जो सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो है इसका फुल फॉर्म है। इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 को इसका गठन हुआ था, और ढाका बांग्लादेश में इसका जो है गठन हुआ था इसका मुख्यालय जो है सार्क का मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल में। तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सार्क का जो गठन किया गया था वो ढाका बांग्लादेश में किया गया था, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल में है। और सार्क में जो सदस्यों की संख्या है ये 7 सदस्य जो हैं सार्क में, जो प्रेजेंट टाइम में जो सार्क के 7 सदस्य हैं। ये जो 7 देश जो सदस्य हैं इनके बारे में देखते हैं। तो इसके जो सदस्य हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जो हैं ये सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो किस राज्य का त्यौहार है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो जो पोंगल जो है दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक फसल का उत्सव है। तो पोंगल जो है ये फसल की कटाई के बाद जो उत्सव मनाया जाता है उसका ये उत्सव है। यह त्यौहार सूर्य देवता को समर्पित है और भरपूर फसल के लिए धन्यवाद के रूप में मनाया जाता है। पोंगल जो है 4 दिवसीय त्यौहार है और थाई महीने जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में गाय बैलों की पूजा से जुड़ा हुआ है, जिसे धन और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। आगे देखते हैं। आगे जो ऑप्शन दिया हुआ था पश्चिम बंगाल जो है यह राज्य इसमें जो है मकर संक्रांति के नाम से जाने वाला एक समान फसल उत्सव मनाया जाता है। तो जो पश्चिम बंगाल में जो फसल से कटाई के लिए जो उत्सव मनाया जाता है वो मकर संक्रांति है, और जो यह है जनवरी मध्य में मनाया जाता है। बिहार का जो फेमस त्यौहार है वो छठ पूजा है, ये बिहार का जो है। और उड़ीसा का जो त्यौहार है, ये उड़ीसा में जो त्यौहार मनाया जाता है ये जो पूरी जगन्नाथ में रथ यात्रा है ये मनाया जाता है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, और ये आषाढ़ महीने जून जुलाई में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किस गायक को ग्रैमी अवार्ड 2024 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। माइली साइरस जो है इनको सम्मानित किया गया है, और ये जो फ्लावर्स के लिए इनको सम्मानित किया गया है। तो इसके बारे में देखते हैं।
तो इसके बाद देखते हैं 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लॉस एंजल्स में कराया गया था, और यहाँ जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए जो दिया गया है माइली साइरस, और ये फ्लावर्स के लिए इनको दिया गया है। साथ ही साथ देखते हैं सर्वश्रेष्ठ पॉप जोड़ी समूह प्रदर्शन के लिए SZA में फीबी विजर्स और घोस्ट इज द मशीन को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ R&B प्रदर्शन के लिए जो दिया गया है SZA किल बिल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ R&B एल्बम के लिए जो दिया गया है ये विक्टोरिया मोनेट जेगुआर के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट यही है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए दिया गया है माइली साइरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विधवा पुनर्विवाह संघ 1866 के जो संस्थापक थे, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन 4, महादेव गोविंद रनाडे को जो है विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो इसके बारे में और देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना 1861 में बॉम्बे में हुई थी, और बॉम्बे भारत में हुई थी। संघ की स्थापना विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिसे उस समय भारतीय समाज में वर्जित माना गया था। तो 1861 के टाइम पे जो है ये बनाया गया था, जिससे विधवाओं का विवाह की पुनर्विवाह किया जा सके, जो उस समय जो है ये समाज में ये वर्जित था कि विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता। संघ के संस्थापक जो थे महादेव गोविंद रनाडे एक प्रमुख समाज सुधारक और बॉम्बे प्रेसिडेंट संघ के सदस्य थे, जिसका गठन जो है 1885 में भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए काम करने के लिए किया गया था। आगे देखते हैं। आगे जो वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के संघ के सदस्य भी थे। तो ये जो महादेव गोविंद रनाडे जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बॉम्बे प्रेसिडेंसी संघ के सदस्य भी थे। उन्होंने भारतीय सामाजिक और राजनीतिक सुधारों के लिए काम किया और महिलाओं के अधिकारों पर प्रबल समर्थक थे ये। आगे जो ऑप्शन दिया हुआ था डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, तो इसके इनके बारे में देखते हैं। ये एक समाज सुधारक और प्रार्थना समाज के सदस्य थे, और इन्होंने इसकी स्थापना भी की थी। तो जो आत्माराम पांडुरंग जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और इसके सदस्य भी थे, और इसकी स्थापना जो हुई थी इसका सन पूछ लिया जाता है कि जो है जो प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी 1867 में मुंबई में इसकी जो है स्थापना हुई थी। इन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया और लड़कियों की शिक्षा का समर्थन किया इन्होंने। आगे जो आरजी भंडारकर जो है, आरजी भंडारकर यह एक इतिहासकार और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य ये भी थे। इन्होंने भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का समर्थन किया। आगे जो ऑप्शन था द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर जो थे यह एक प्रमुख व्यवसायी और ब्रह्म समाज के सदस्य थे। इसकी स्थापना जो है 1828 में कलकत्ता में हुई थी। उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधारों का समर्थन किया है द्वारकानाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विश्व एड्स दिवस 2023 का विषय क्या था? तो जो एड्स दिवस जो मनाया जाता है 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो जो 1 दिसंबर 2023 को जो एड्स दिवस मनाया गया इसका थीम क्या था, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, समुदायों का नेतृत्व करना, ये इसका जो है थीम हो जाएगा। इसके बारे में और देखते हैं। तो जो इसका थीम इंग्लिश में जो दिया हुआ है लेट्स कम्युनिटी लीड्स जो है इसका थीम इंग्लिश में है। तो इसके बारे में और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने डैश का आविष्कार किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने जो आविष्कार किया था ऑप्शन 2 विद्युत बल्ब का जो है आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादक है? तो इनमें से कौन सा एक उत्पादक है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरित पादप। हरित पादप जो है ये एक उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं जो हरित पादप हैं ये क्या होते हैं। हरित पादप क्रमशः प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्पादक कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में जीवों का एक रैखिक अनुक्रम होता है, जहाँ पोषक तत्वों और ऊर्जा को एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित किया जाता है। उत्पादक स्वपोषी होते हैं जो खाद्य श्रृंखला के प्रथम स्तर पर होते हैं, और उपभोक्ता वे सभी जीव जो भोजन के लिए पादपों या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। इसमें शाकाहार भी शामिल होते हैं और ऐसे जंतु होते हैं जो पादपों को खाते हैं। मांसाहारी वो जंतु होते हैं जो जंतुओं को खाते हैं। और जो यहाँ ऑप्शन में जो अपघटक दिया था, तो अपघटक के बारे में देखते हैं। अपघटक ऐसे जीव होते हैं जो मृत या अपशिष्ट जैविक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह एक खाद्य श्रृंखला के अंतिम चरण में होते हैं। अपघटक मनुष्यों को या तो प्राथमिक उपभोक्ता या सर्वाहारी माना जाता है। खाद्य श्रृंखला का उन उत्पादों से शुरू होती है जो भोजन बनाते हैं, भोजन खाने वाले उपभोक्ताओं के साथ जारी रहती है और शीर्षतम शिकारी के साथ समाप्त हो जाती है। तो ये जो है फूड चेन होती है। फूड चेन में जो प्राथमिक उपभोक्ता जो प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे जो हरे पादप होते हैं, ये जो होते हैं उत्पादक होते हैं, और जो लास्ट में होता है वो शीर्षतम शिकारी होता है जो सब कुछ खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नंद किशोर सिंह किस वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो जो एनके सिंह है कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं? तो ये जो जो अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के जो हैं एनके सिंह अध्यक्ष हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं, नंद किशोर सिंह एनके सिंह भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और इनका जो कार्यकाल है 2020 से 2025 की अवधि के लिए इनकी सिफारिशें दे ये जो है सिफारिशें देंगे। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। वित्त आयोग के संदर्भ में मुख्य शर्त में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के वित्तीय संबंध को परिभाषित करना है। और इसकी जो जो पहला वित्त आयोग जो बना था ये 1951 में बना था पहला वित्त आयोग, और इसके जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी जो इसके अध्यक्ष थे पहले वित्त आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अभी हाल ही में जो है 16वां वित्त आयोग बना दिया गया, जो 16 फाइनेंस कमीशन बना दिया गया है। इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए हैं श्री अरविंद पनगरिया जो है इसके जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रूपकुंड झील है? तो रूपकुंड झील जो है ये उत्तराखंड राज्य में है। इसका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में और देखते हैं, तो जो रूपकुंड झील है, रूपकुंड भारत के उत्तराखंड राज्य में एक उच्च ऊंचाई वाली हिमनद झील है। यह त्रिशूल पर्वत की गोद में स्थित है और हिमालय में स्थित झील के आसपास के क्षेत्र को उजाड़ है जो चट्टानी, ग्लेशियर और बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कोशिका की वृद्धि को किससे नियंत्रित होती है? तो जो कोशिका की जो वृद्धि होती है वो किससे नियंत्रित होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केंद्रक। केंद्रक जो है कोशिका की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं, केंद्रक कोशिका की आनुवंशिक सामग्री का भंडार है जिसे ठीक से पढ़ना और कोशिका गतिविधियों का चयापचय और विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए उपयोग करना होता है। माइक्रोकांडिया कोशिका का ऊर्जाग्रह है। तो जो माइक्रोकांडिया होता है इसको जो सेल का जो पावर हाउस कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि वे कोशिका को एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। आगे है, द्रव से भरी रसधानियाँ भोजन और पोषक तत्वों को तब तक संग्रहित रखती हैं जब तक आवश्यक ना हो। गोल्जिकाय पैकेजिंग, परिवहन और निर्दिष्ट स्थानों पर प्रोटीन और लिपिड को भोजन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है? तो यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा देश है जिसकी जो समुद्र में सीमा नहीं लगती है, समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है? तो यहाँ इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नेपाल जो है। नेपाल जो है इसकी कोई समुद्र से सीमा नहीं लगती है और इसकी समुद्र तक कोई सीधी पहुँच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न देशों की राजधानी और के साथ सुमेलित किए। तो यहाँ इधर देश दिए हुए हैं उनकी और इधर उनकी राजधानी दी है। इससे उनका जो मिलाना है कि कौन से देश की कौन सी राजधानी है। जैसे ऑप्शन ए यूएई, फिर ऑप्शन बी जो ब्राज़ील, फिर दक्षिण कोरिया और बेल्जियम, इनकी कौन सी कैपिटल है, और इधर जो ऑप्शन दिया इसे मैच कराना है। तो इससे तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जो यूएई है, यूएई की जो है राजधानी अबू धाबी है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राज़ीलिया है। दक्षिण कोरिया की जो है सियोल है और बेल्जियम की ब्रुसेल है। तो इसका ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे देश दिया हुआ राजधानी के साथ ही जो करेंसी जो मुद्रा है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई कहा जाता है, इसका अबू धाबी इसकी राजधानी है और दिरहम यहाँ की जो करेंसी है। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया राजधानी है और जो ब्राज़ीली रियाल है ये इसकी करेंसी है। दक्षिण कोरिया की राजधानी जो सियोल है और दक्षिण कोरियाई वॉन जो है ये वॉन जो है करेंसी है दक्षिण कोरिया की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है और यहाँ की जो है करेंसी यूरो है। आगे जो यहाँ पे ऑप्शन दिए जो देश दिए हुए हैं, जैसे अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्रूनस आयर्स है और अर्जेंटीना पैसो जो इसकी करेंसी है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा राजधानी है और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो इसकी करेंसी है। यूनान की एथेंस की राजधानी है, यूरो इसकी करेंसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है और यूनाइटेड स्टेट का डॉलर जो है ये इसकी करेंसी है। और जो लास्ट में जो दिया है अल्जीरिया की जो है अल्जीरियर्स जो इसकी राजधानी है और अल्जीरियाई दिनार जो है इसकी करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जल का सामान्य क्वथनांक क्या होता है? तो जल का सामान्य क्वथनांक के बारे में पूछा गया है, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जल का जो क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है ये केल्विन में पूछा गया है। अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता, तब तो 100 डिग्री सेल्सियस हम बता देते, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि केल्विन में कितना है। तो केल्विन से पूछने का मतलब होता है कि डिग्री सेल्सियस में जो है 273 को ऐड कर दो। अगर इसमें हम 273 को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 373 जो है केल्विन में जल का जो है क्वथनांक होता है और जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तो फ्रेंड्स ये थे आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और फ्रेंड ये जो जीएस का पोर्शन होता है सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये कांस्टेबल के लिए वीडियो बनी है तो उसी के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम आते हैं जिसमें जीएस का पोर्शन है ही है और जनरल अवेयरनेस है ही है, तो उसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग एग्जाम ओरिएंटेड तो रहिए, लेकिन साथ ही साथ अगर आप कोई किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो जीएस की वीडियो देख सकते हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि इससे कोई नुकसान होगा, क्योंकि जितना पढ़ेंगे उससे नॉलेज ही गेन होगा, नॉलेज ही इन्हेंस होगा हमारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।